अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल मैंने आपको उस्मान अली की कहानी सुनाई थी जिनका ताल्लुक़ जेहलम से है। उनके साथ ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे बीते जो उन्होंने मुझे स्टोरी की सूरत में सेंड किया और मैंने आपको कहानी सुनाई। उसके बाद भी बहुत सारे वाक़यात उनके साथ भी ज़िंदगी में हुए जो अभी तक हो रहे हैं, और उनके घर के साथ ही बिल्कुल पास ही उनके चचा के घर की हवेली थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए। जब मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी तो फिर मैंने यही फ़ैसला किया था कि कुछ वाक़यात में इस तरह, मतलब वो तो यूँ समझिए किस्म की उनकी जो कहानी थी उस्मान अली की कल मुकम्मल ही हो गई थी। एक वाक़या है वो मैं आगे आपको एंड पे सुना दूँगा, लेकिन उनकी घर के साथ जो उनकी चचा की हवेली थी वहाँ पे भी यही सेम मामलात थे। कल उन्होंने पीर का नाम भी लिया, जिंदा पीर वो उस कहानी में कह रहे थे। मैंने नाम कल जान के नहीं लिया था। कुछ लोग मुझे कहते हैं आप पीर फ़कीर के ख़िलाफ़ क्यों हैं? मैं कभी भी ख़िलाफ़ नहीं हुआ। मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जिन्होंने दीन को कारोबार बना लिया है, जो दीन को बेचते हैं। हाँ ठीक है, आप लें, हदिया आपका हक़ है, आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप लूटने का काम शुरू कर दें, आप कारोबार बना के बैठ जाएं। आपका कारोबार क्या है जी? मैं जी कलाम पढ़ के देता हूँ, उसके बदले पैसे लेता हूँ। कलाम बेचने के लिए नहीं है। कोई खुशी से आपको अगर कोई देता है उसमें कतान कोई मुमानियत नहीं है, आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आप भी तो लोगों की मतलब मदद करने के लिए ये काम करें। लेकिन कुछ लोगों ने तो इसको बाकायदा तौर पे आता जाता कुछ नहीं, और सिर्फ कुछ हुलिया इस तरह का बना लिया कि वो समझते हैं इस हुलिया की वजह से मैं नेक हो गया हूँ। ऐसा नहीं है, किरदार मजबूत होना चाहिए। खैर और तरफ निकल गए। उनके घर के साथ ही उनकी चाचू का घर था। कल जिस तरह मैंने आपको कहानी में कहा, जो असल में कमरा था उस्मान का, उसी जगह पे ही वो दरख्त था जहाँ पे वो मखलूक रहती थी। उस दरख्त को काटा गया, पूरा एक प्लाट था, वहीं पे घर तामीर किया गया, और अब जिस जगह पे उस्मान का कमरा था असल में यही जगह आमाजगाह थी उसी मखलूक की जहाँ पे उस दरख्त पे रहती थी। उनके चाचा की 4 बेटियां थी, वहाँ पे भी मुसलसल वाक़यात होते थे। इनके घर के अंदर तो जो चीज़ भी थी वो एक नेक मखलूक थी, अल्लाह का नेक बुज़ुर्ग, जिन जो अज़ान के टाइम पे बाकायदा वज़ू करता, वो अंदर जाते नलका चलने की आवाज़ आती, फ़र्श गीला तक हो जाता, क्योंकि उस्मान ने उसको कसम दी थी एक ऐसा लफ्ज़ बोल के जिसकी वजह से वो अपना आप दिखा रहे थे, डरा रहे थे। एक दिन उस्मान कहते हैं मेरी अम्मी चाचू के घर गईं, जो हवेली थी पास ही, आना जाना लगा रहता था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो सामने कमरे में चाचू की बेटी बैठी हुई टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी। उस्मान की वालदा अंदर दाखिल हुई, बेटी को सलाम दुआ किया, जिस तरह बच्चों से पूछते हैं बेटा क्या हाल है, खैर खैरियत पूछी, और उसके बाद पूछा क्या देख रही हो? उसने कहा खाला ये वाला ड्रामा है जो मैं देख रही हूँ। खाला ने उससे पूछा अच्छा कितनी किस्तें देख चुकी हो, क्या कहानी है? जिस तरह बंदा एक नॉर्मली ड्रामे के ऊपर डिस्कस करता है उस तरह उन्होंने आपस में दोनों ने डिस्कस की। उसके बाद खाला ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ज़रा माँ से मिल लूँ। गैलरी थी, गैलरी से कमरे से निकली, कमरे के बाद गैलरी थी। गैलरी से निकलने के बाद खाला जैसे ही सहन में पहुंची तो देखा जिस लड़की से अभी वो दुआ सलाम ड्रामे की बातें करके आई थी वो सामने सहन में लेटी हुई है। पास पहुंची और एकदम से हैरान हो गई कि इतनी जल्दी, मुझसे पहले रास्ता तो एक ही है जिस रास्ते से मैं गुजर के आई हूं। अगर इसने बाहर निकलना ही था, कमरे से बाहर आना था, तो मुझे जाती हुई नजर क्यों नहीं आई? जब मैं कमरे से बाहर निकली हूं तो ये तो बैठी टीवी देख रही थी और मैं चुप करके बाहर आ गई हूं, और जब जैसे ही सहन में पहुंची हूं तो वो सामने लेटी हुई है। इतनी जल्दी पहुंच भी गई, लेट भी गई। तो उसने पूछा तुम यहां पे कैसे पहुंची? उसने उठ के खाला को सलाम किया और कहा खाला मैं तो पिछले 2 घंटे से यहां पे हूं। खाला और हैरान हो गई, कहती क्या कह रही हो? अभी तो मैंने तुमसे दुआ सलाम लिए, तुम अंदर कमरे में बैठी हुई थी। तो वो लड़की भी एकदम से चौंक गई और मुड़ के इधर कमरे की तरफ ऐसे झांक के देखा और खाला की तरफ देखा और कह रहा है खाला क्या कह रही हैं, क्यों डरा रही है मुझे? मैं तो पिछले 2 घंटे से यहीं पे लेटी हूं।
और खाला ने इस अंदाज में सामने बैठी अपनी बहन की तरफ देखा, जो उस लड़की की माँ थी। क्या ये सही कह रही है? सवालिया नज़रें थीं, आंखों से सवाल किया। तो माँ फ़ौरन बोल पड़ी, हाँ ये तो पिछले 2 घंटे से यहीं लेटी है, मैं इस मेरी आंखों के सामने, ये तो कमरे में थी नहीं। तो खाला बोली, फिर वो कमरे में कौन थी जिससे मैं अभी बातें करके आई हूं? अब ये एक शुरुआत थी, जो पहले हल्की फुल्की उस घर के अंदर हरकतें हो रही थी, वो जिन्नात, वो मखलूक जो अपना आप महसूस करा रही थी, अब ये इतना बड़ा वाकया हो गया था कि एक बात तो यकीन हो गया था, सबको यकीन हो गया था, इस घर में भी जिन्नात का बसेरा है। और फिर वहाँ पे भी इसी तरह के वाक़यात मुख्तलिफ होते रहे, चीज़ें रखती, चीज़ें ना मिलते, चीज़ें गुम हो जाती, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। उस्मान, उसके 2-3 कज़न अक्सर रात को वहीं पे उसी घर में बैठते, गपशप करते। रात के 12, 1, 2 भी बज जाते और वहीं पे उनका बैठना होता और गपशप करते थे। उन्होंने सुन रखा था, रात का कभी कभी कोई पहर ऐसा आता है कि उसमें तेज़ खुशबू सी फैल जाती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, जिसको सूंघ के बहुत मज़ा आता है कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। और इस घर की एक ख़ास बात यह थी कि कोई भी मिलने वाला इस घर में आ जाता तो रात को रह नहीं सकता था, रात सारी जागते हुए गुजार देता था और सुबह ये कह के रवाना होता कि दोबारा तौबा मेरे बाप की, मैंने इस घर में नहीं आना। उनके घर के कमरों के साथ ही एक छोटा सा कमरा था जो उन्होंने स्टोर बना रखा था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, छोटा एक बच्चा जो फीडर में दूध पीता था, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बाकी कमरों में जगह नहीं थी, बैठे हुए थे लोग और गपशप हो रही थी सबकी। तो उन्होंने उस बच्चे को उस छोटे स्टोर रूम में सुला दिया। उसको बहुत शदीद नींद आ रही थी, इसलिए उस बच्चे को लिटा दिया गया। अभी उस बच्चे को सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके चीखने की, रोने की आवाज़ें शुरू हो गई। बच्चा जैसे कच्ची नींद से जाग जाता है और रोना शुरू कर देता है। माँ जल्दी से अंदर कमरे में पहुंची तो देखा बच्चा बहुत खौफजदा है और मुसलसल रोए जा रहा है। बच्चे के पास पहुंची, बच्चे को उठाया जल्दी से। बच्चा क्या नींद में डर गया था, जिस तरह बच्चे अमूमन डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एक सिमत मुसलसल देखे जा रहा था और बहुत ज़्यादा डरे जा रहा था। माँ ने भी उसी सिमत देखा जिस सिमत बच्चा देख रहा था, तो माँ की आंखों को कुछ भी नज़र ना आया, लेकिन बच्चा और खौफजदा माँ के पास भी आ गया था, उसके बावजूद उसी सिमत देखे जा रहा था और मज़ीद खौफजदा हो रहा था। जैसे अब माँ को बोलना तो नहीं जानता था, वो बहुत छोटा था, अभी बोलना आया नहीं था उसको। माँ को जैसे कह रहा हो कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, उस जगह को देख के मुझे डर लग रहा है। मैंने अभी पिछले दिनों आपको कहानी भी सुनाई है, बच्चों को ये मखलूक क्लियर नज़र आती है। अब वो मासूम था तो इतनी जो भी चीज़ थी वो भयानक, इतनी खौफनाक थी कि वो डर गया था। खैर वो बच्चे को लेके आए, चुप कराने की कोशिश की, बच्चा चुप करने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो घर के सामने जिस तरह जिंदा पीर उनकी वालदा वहाँ पे रहती थी, साथ ही उनके हमसाए थे और वहाँ पे लोग दम दरूद के लिए जाते थे, वो भी बच्चे को वहाँ पे लेके गए। अब तो वो फौत हो चुकी हैं, वो खातून जो जिंदा पीर की माँ थी। उसके बाद जब लेके गए तो उसने बच्चे पे दम किया, पढ़ाई की और उसके बाद बच्चे को कहा, इस पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की खौफनाक चीज़ इसके सामने आई है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया है। खैर उन्होंने बच्चे पे पढ़ाई भी, बच्चे पे दम किया तो बच्चा चुप हो गया और उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, गिलास ले आइए, मैं आपको उस पर पानी दम करके देती हूँ, वो पानी आप लेके जाइए और उसी कमरे में जिस जगह पे ये डरा है जाके इस पानी का छिड़काव कर दीजिए, घर बेहतर होगा। बच्चा भी जो अभी फ़िलहाल रोना बंद हो गया है, घर में दाखिल होते कहीं ऐसा ना हो दोबारा से रोना शुरू कर दे। पानी लेके आए, उन्होंने पानी के ऊपर दम किया और उनको गिलास दे दिया और कहा, जाइए उसी कमरे में जाके इस पानी का छिड़काव कर दीजिए, उसी कमरे में ही।
वो कहते हैं पानी का हम गिलास लेके घर वाले उसी जगह पे पहुंचे और जाके पानी रख दिया और कहा, उसी जगह पे ही उस खातून ने कहा था फीडर में पानी डालना है, कुछ पानी इसी बच्चे को पिलाना है और बाकी पानी जो है वो दीवार पे छिड़कना है। वो उसी कमरे में बच्चे को लेके पहुंचे। अब बच्चा चुप तो हो गया था, लेकिन जिस तरह उस औरत ने कहा था कि बच्चा दोबारा बहुत ज़्यादा डर सकता है, रो सकता है, इसलिए उसको यही पानी उसी कमरे में पिलाना है और वहीं पे ही इकट्ठे पिलाना भी है, छिड़काव भी करना है। वो उस कमरे में पहुंचे, उसका फीडर ढूंढ के लाए, गिलास को नीचे टेबल पे रख दिया और जैसे उसका फीडर घर वाले लेके आए तो फीडर का ढक्कन खोला गया और जैसे ही गिलास की तरफ वो कहते हैं हाथ बढ़ाया गया तो सब आंखों ने, चाचू भी थे, घर वाले जितने भी लोग मौजूद थे, काफ़ी 6-7 लोग जितने भी घर वाले थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गिलास बाकायदा तौर पे ऐसे हवा में ऊपर उड़ा है। इस अंदाज में गिलास ऊपर उठा है जैसे एक ना नजर आने वाले हाथ ने उस गिलास को ऊपर उठाया हो। और जब वो ऊपर ऐसे फजा में वो गिलास खड़ा हुआ था तो उसके बाद जोर से कोई जिस तरह गिलास को पटकता है, किसी चीज ने उस दीवार को जोर से, उस गिलास को जोर से दीवार में मारा। वो गिलास जाके दीवार में जोर से लगा और उसके बाद नीचे गिर गया। वो पानी ना बच्चा पी सका था और ना उसका छिड़काव हो सका था। वापस पहुंचे और उसको जाके ये सूरत हाल बताई कि किस तरह पानी का गिलास खुद ब खुद ऊपर फ़ज़ा में उठा है और किसी चीज़ ने उसको दीवार में दे मारा है। तो वो खातून उस घर में पहुंची और जब उस कमरे में पहुंची तो उसने कहा ये कमरा बहुत ज़्यादा सख्त है, इसमें बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों का बसेरा है। जिस तरह तुम्हारा जो दूसरा घर है वहाँ पे अच्छी, नेक और मुसलमान चीज़ें रहती हैं, इस घर में उतनी ही ज़्यादा इन कमरों में बुरी चीज़ें रहती हैं। पानी ले आओ, मैं पढ़ के दम कर देती हूँ, लेकिन एक बात जहन में रखना, इस घर के पीछे जो दरबार है ये गुज़रगाह भी है। इस रास्ते से चीज़ें गुज़र के उस दरबार की तरफ भी जाती हैं। बस एक ख्याल करना कि रास्ते में जो गाय भैंसें तुम लोगों ने पाली हुई हैं इस जगह पे मत बांधना, क्योंकि गाय भैंस अगर गोबर वहाँ पे कर देती हैं तो ये ना हो वहाँ पे गंदगी हो, स्मेल हो और वो चीज़ें यहाँ से गुजरें जो अच्छी चीज़ें हैं, फिर तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी। अभी तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ये लेकिन मुस्तकिल क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये गुजरगाह है, पीछे दरबार है और यहीं से ही उन्होंने गुजर के जाना होता है। वो ये सारी बातें बता के चली गई। घर वालों को कुछ हिदायत भी दे के गई कि इन इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, परहेज़ करना है, तो फिर परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दम कर दूं तो ये चीज़ें चली जाएं, ऐसा बहुत मुश्किल है। वक्त गुजरता रहा, उनको बहुत ज़्यादा शरारतें भी होती रहीं, मामलात उनके घर में होते रहे। वहीं पे जिस तरह मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, उस्मान और उसके चंद कज़न रात को ही वहीं पे घर में बैठे थे। मोबाइल पे वो कहते हैं हम लगे हुए थे, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे, फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा था। एक कज़न सो गया था, मैं और एक मेरा कज़न बैठे हुए थे कि एकदम से बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई, जो बहुत तेज़ किस्म की खुशबू थी। उसी वक्त वो खुशबू मैंने भी सूंघ ली और वो जो बैठा हुआ था उसी दोस्त कज़न ने भी सूंघ ली और कहता ओए कोई गुजर रहा है, बहुत तेज़ खुशबू आई है, यहाँ से कोई गुजरा, उठ निकल चल, यहाँ से भागते हैं। तो जैसे ही उसने उस्मान को कहा कि चल निकल भागे, तो उसने कहा रुक जा यार, पता नहीं एक है कितने हैं जो इस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं, अल्लाह की वो भी मखलूक है और कोई नेक ही है जो गुजर रहे हैं, जिन्होंने इतनी तेज़ खुशबू लगाई हुई है। हमें इस वक्त नहीं यहाँ से गुजरना, क्योंकि उस माई ने बताया हुआ है, उस अम्मा ने बताया हुआ है कि ये कुछ देर के लिए जाते हैं और फिर फ़ौरन वापस भी आ जाते हैं। भाई अभी चुप करके बैठा रहे, इनको जाने दे। ये ना हो कि हम कोई छोटी सी भी गलती कर बैठें और उसकी बहुत बुरी सज़ा भुगतनी पड़े और उनको कोई भी हमारी हरकत बुरी लगे, हमें वो नज़र ना आए और हम उनके ऊपर चढ़ जाएं, उनके साथ टकरा जाएं, बहुत बुरा होगा। तो वो अपनी फेसबुक मोबाइल को भूल के खौफज़दा आलम में वहीं पे बैठे रहे। तो थोड़ी देर के बाद दोबारा से उसी तरह खुशबू महसूस हुई जैसे थोड़ी देर पहले खुशबू हुई थी, जिससे उनको अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ें भी अंदर गई हैं दरबार की तरफ, अब वो वापस आ रही हैं। और वो चलती हुई उसी सहन से गुज़रती हुई, जो इनको नज़र तो नहीं आ रही थी,
खुशबू की वजह से वो अंदाज़ा लगा रहे थे। जब वो चली गई तो उस खुशबू के ख़त्म होने के बाद भी 5 से 10 मिनट तक वो अपनी जगह पे बैठे रहे, और जब एहसास हो गया कि अब 10 मिनट गुजर चुके हैं, खुशबू अब भी नहीं आ रही, तो कहते हैं हमने दौड़ लगाई, अपने अपने घरों में पहुंचे। इसी तरह एक दिन उनकी फूफी जो थी, उनकी फूफी सोने के लिए उनके घर रहने के लिए आ गई। रात हो गई, बातें शातें होती रही, तो उन्होंने कहा मैं चलती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब आप इतनी लेट नाइट कैसे घर जाएंगे, सुकून से यहीं पे सो जाइए, सुबह आप चले जाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सो जाती हूँ। उनको चारपाई बिछा दी गई और उनकी फूफो वहां पे सो गई। वो गहरी नींद में थी कि रात का कौन सा पहर था कि एकदम से उनकी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे कोई छलांगे मार रहा है, कूद रहा है। उन्होंने अपनी आंखें पहले खोली और एकदम से बंद कर ली, क्योंकि उन्होंने भी इस घर के बारे में सुन रखा था, बहुत सारी बातें उनको भी अंदाज़ा था, लेकिन कभी उनका डायरेक्ट पाला नहीं पड़ा था। तो उन्होंने, कहती हैं, मैंने अपने मुंह के ऊपर दुपट्टा डाल दिया कि जो चीज़ भी उसको नज़र ना आए कि मेरी आंखें नीचे खुली हैं, मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी आंखों पे दुपट्टा, मुंह के ऊपर दुपट्टा डाला, तो मैंने देखा कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे जैसे कोई रस्सा कूदता है और छलांग मारता है ज़मीन के ऊपर, इस अंदाज में छलांगे मारी जा रही हैं। फिर मैंने देखा वो जो भी है चलते चलता बिल्कुल मेरे सिरहाने के बिल्कुल करीब आ गया। वो जैसे मेरे सिरहाने के करीब, वो जो चीज़ भी थी मेरे सिरहाने के इतनी करीब आ गई और छलांगे लगा रही थी, ऐसा लगता था उसके छलांगे लगाने से जैसे पूरे घर के अंदर जलजला आ गया हो। इतनी बुरे तरीके से, इतनी ऊंचे ऊंची, इतनी जोर से वो छलांगे मार रही थी, वो चीज़ के लग रहा था जलजला आ गया हो, पूरा कमरा हिल रहा था। कह रहे मेरे जिस्म के ये बाजू के सारे बाल गूज बम मेरे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं डर गई थी शदीद। काफ़ी देर तक ये इसी तरह छलांगे जारी रहीं और उसके बाद उन्होंने दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद खामोशी हो गई, वो सो नहीं सकी, रात सारी जागती रही। जब सुबह हुई तो उन्होंने सब घर वालों को बताया और कहा कि वाकई मैंने सुन रखा था तुम्हारा घर जितना खौफनाक है, वो जो चीज़ भी मेरे तकिए के पास खड़े होकर छलांगे मार रही थी, वो इतनी ऊंची ऊंची, ज़्यादा खौफनाक अंदाज में छलांगे मार रही थी, ऐसा लगता था जैसे पूरा कमरा हिल रहा हो, जलजला आ गया हो। मेरी तौबा, मैं दोबारा कभी तुम्हारे घर में नहीं सोऊंगी। और उसके बाद अक्सर ऐसे होता चाचा के घर में कोई भी रहने के लिए आता, वो सोता नहीं था। शादी हुई उस्मान के भाई की, तो कहते हैं एक दफ़ा सारे घर वाले शादी पे गए हुए थे, वो अपने कमरे में था। घर वालों ने कहा शादी पे चलो, तो उसने कहा आप लोग चलें, आज मेहंदी है, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा, मुझे कुछ काम शाम करने हैं। उस्मान ने कहा तो आप लोग चले, मैं पीछे आ जाता हूं। वो कह रहा है सीधा मैं अपने कमरे में गया, अलमारी से मैंने कुछ चीज़ें निकाली, परफ्यूम निकाला, स्प्रे किया, परफ्यूम डाला। जिस अलमारी कबर्ड से मैं चीज़ें निकाल रहा था, उसी के साथ ही पहले दौर में जिस तरह दीवार के अंदर, अब तो खैर बाकायदा आगे अलमारियाँ लगा दी जाती हैं, पहले क्या होता था दीवारों के अंदर एक अलमारी बना दी जाती थी, उसके आगे लकड़ी वगैरह नहीं लगाई जाती थी, सिर्फ जगह बना दी जाती थी शेल्फ़ की तरह, उसके अंदर तस्वीरें, चीज़ें इस तरह रख दी जाती थी। आजकल तो आज भी दीवारों के अंदर बनाई जाती है, लेकिन आगे फिर लकड़ी की अलमारी, शीशे वगैरह लगा दिए जाते हैं। वो जो अलमारी एक बनी हुई थी, उसके आगे कोई शीशे, लकड़ी वगैरह नहीं लगे हुए थे, उसके अंदर 3-4 तस्वीरें रखी हुई थी, उस्मान की, उसके बड़े भाई की और एक दो और फैमिली की। फ्रेम, पहले जो एक शीशे के फ्रेम होते थे, तस्वीर लगाई, उसके आगे शीशा लगा दिया और पीछे एक स्टैंड होता था, उसको रख देते थे। वो कह रहा मैंने परफ्यूम निकाला, मैंने इस्तेमाल किया, और मैंने परफ्यूम जैसे इस्तेमाल करके वापस रखा तो अलमारी का दरवाज़ा अभी मैंने बंद नहीं किया था कि मुझे बाहर से खटके की आवाज़ आई। घर में क्योंकि मैं अकेला था और अभी कोई था नहीं, तो जैसे ही खटके की आवाज़ आई तो मैंने खटके की तरफ जैसे ही मुड़ के देखा तो पीछे उसी अलमारी को इतनी ज़ोर से मार के किसने बंद किया, जैसे गुस्से में कोई अलमारी बंद करता है। और जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा बंद हुआ तो कह रहा है मेरा झटका निकल गया और मैं डर गया कि ये क्या हुआ है। अंदर हवा तो है नहीं, कमरे में हवा इस तरह आती भी नहीं है, लेकिन ये जितने ज़ोर से बंद किया गया, खुद से दरवाज़ा बंद भी नहीं होता, ये गुस्से का इजहार था।
और वो कहते मैंने मुड़ के देखा तो अलमारी बंद हो चुकी थी, और उस अलमारी का दरवाज़ा इस तरह का था कि ख़ुद से बंद नहीं होता था, उसको ज़ोर लगा के बंद करना पड़ता था। और जब उसने देख लिया कि बड़े गुस्से से इस अलमारी के दरवाजे को बंद किया गया है, तो उसने कहा मुझे कमरे से निकल जाना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर और कोई भी नहीं था, सब घर वाले शादी पे गए हुए थे। वो कहता है मैंने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो उस दीवार के अंदर जो अलमारी बनी हुई थी, जिसके अंदर 3-4 फ्रेम हुई तस्वीरें रखी थी, कि मुझे आवाज़ आई, पहला फ्रेम वहाँ से जो बिल्कुल दीवार के साथ टच हुआ था, अगर गिरता भी तो उसको वहीं पे गिर जाना था या चाहिए था अलमारी के अंदर ही, लेकिन वो इस अंदाज में गिरा कि कहता है मैंने देखा नहीं, लेकिन वो धज से नीचे गिरने की उसकी आवाज़ आई। और जैसे ही पहला गिरा तो मैंने पहला ही कदम उठाया था और पहले ही तस्वीर गिरी, तो मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागा, तो मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी, वो जितनी भी तस्वीरें रखी हुई थी फ्रेम के अंदर 3-4, वो सब की सब नीचे गिर चुकी थी, और गिरी भी इस अंदाज से जैसे ज़ोर से पटकी गई हो, किसी ने ज़ोर से उठा के उनको नीचे फेंका हो। वो कहता है मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं चलता हुआ जल्दी से बाहर आ गया। मोटरसाइकिल भी मैंने इस अंदाज में कि उसके ऊपर बैठा नहीं, जिस तरह साइकिल लेके साथ साथ चलते हैं, इस तरह बाइक को जल्दी से स्टैंड से उतारा और लेके इसी तरह चलता हुआ घर के बाहर पहुंचा। घर के बाहर पहुंच के घर को लॉक किया, जल्दी से बाइक को स्टार्ट किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा और बाइक चलाता रहा यहाँ तक कि उस घर पहुँच गया जिस घर के अंदर शादी हो रही थी। 3-4 दिन शादी अटेंड करने में लगे। घर को मैं लॉक लगा के चला गया था, कमरा अंदर से खुला हुआ था, बाकी कमरे सारे लॉक थे, वही वाहिद एक कमरा था जहाँ पे शरारत हुई थी और वो डर के भागा था, तो उसको लॉक नहीं कर सका था। बाहर उसने घर को लॉक किया था। शादी ख़त्म हुई 3-4 दिन के बाद जब वो आए तो माँ को वो सारी सूरत हाल बता चुका था। उन्होंने कहा तुम्हारा वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। घर के बाहर पहुंचे, बाहर लॉक लगा हुआ था। उन्हें ताला खोला और सीधे उसी कमरे की तरफ पहुंचे जहां अलमारी बंद हुई थी और तस्वीरों को फेंका गया था। जब उस कमरे में दाखिल हुए तो वो देखते हैं वो तस्वीरें जो फ्रेम के अंदर लगी हुई थी और उसी अलमारी के अंदर रखी थी, जो दीवार के अंदर अलमारी बनी हुई थी, अगर गिरती, वालदा का कहना ये था, शादी के वाले घर जब उसने माँ को बताया कि इस तरह तस्वीरें क्यों नहीं हैं, तो माँ ने कहा तुम्हारा वहम है, कोई चूहा गिरा होगा, गुजरा होगा, कोई छिपकली गुजरी होगी, उसकी वजह से गिर गई होगी, या चूहे ने गिरा दिया होगा। तो उसने कहा माँ चूहा एक फ्रेम को गिराता, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, सारी उसने गिरा दी। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, माँ के जहन में था शायद हो सकता है कोई चूहा हो, और उस्मान जानता था ये चूहे का काम नहीं है, इसको पटका गया है। तो जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनको नज़र आया कि तस्वीरें अगर चूहे ने गिराए भी थी तो उसी जगह पे ही नीचे गिर जाती हैं, 1 फुट नीचे गिरती हैं, वो दूसरी दीवार तक पहुंची हुई थी। यानी दीवार के एक तरफ जहां अलमारी बनी हुई थी तो वो उड़ के दीवार की सामने 6-8 फुट का जो सामने दीवार थी वहां तक जाके गिरी हुई थी। कोई भी छिपकली, चूहा, जानवर इतनी ताकत नहीं रखता कि उठा के उसको इतनी ज़ोर से फेंके। और ये बात क्लियर हो गई थी कि उसी मखलूक ने उन सारी तस्वीरों को जो किरची किरची हो चुकी थी वो सामने दीवार की तरफ पड़ी हुई थी। वाक़यात कहते हैं वो इस तरह होते रहे। फिर ऐसा हुआ कि मैं दुबई शिफ्ट हो गया। UAE शहर का नाम उन्होंने मुझे बताया है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। कह रहे हैं आपको जिस दिन मैं कहानी सेंड कर रहा हूँ इससे तकरीबन ये 3 दिन का ये वाक़या है। कहते हैं मदर भाई मैं सिगरेट पीता हूँ, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मेरी एक अलमारी है जिसको मैं ताला लगा के रखता हूँ। मैं पूरा एक सिगरेट का डंडा लेके आता हूँ, उसमें से एक सिगरेट की डब्बी निकाली, मैं पीता रहता हूँ, जब ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरी डब्बी निकाली। इसी तरह एक सिगरेट का पूरा मैं डंडा लेके आया, उसमें से एक पैकेट सिगरेट का मैंने निकाल दिया और बाकी पूरा डंडा अलमारी के अंदर रखा, उसको लॉक किया और मैं बाहर चला गया। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो किसी काम के सिलसिले में मुझे उस अलमारी को खोलना था, उसमें से कोई चीज़ निकालनी थी। मैंने अपनी अलमारी का ताला खोला तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि मेरा वो जो सिगरेट का डंडा था जिसमें 10 पैकेट होते हैं, एक मैं निकाल चुका था, बाकी 9 पैकेट थे। किसी ने उस 9 पैकेट को उस डंडे में से निकाल के, जैसे दुकान पे सजा के रखा जाता है, इस तरह सामने सजा के रखा हुआ था। और उस अलमारी की चाबी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं।
अभी भी मेरे पास ही थी, डुप्लीकेट भी किसी के पास नहीं, और आम चाबी मास्टर की किसी चीज़ से वो ताला खुल भी नहीं सकता, ऐसा ताला लगा हुआ है। और अगर किसी ने चोरी की नीयत से या किसी और वजह से खोला भी होता तो कुछ उठाता, अलमारी में सारा का सारा सामान वैसे का वैसे मौजूद था, सिवाय उस डंडे के जिसके पैकेट निकाल के सजा दिए गए थे। और कोई करेगा भी तो ऐसा क्यों करेगा, इस तरह दिखा के उसको क्या मिलेगा? क्योंकि इस बात से कोई भी वहाँ पे वाकिफ़ नहीं है कि उस्मान के साथ पाकिस्तान में क्या होता रहा है जेहलम में। ये वही सिर्फ उस्मान जानता था कि पिछली ज़िंदगी में उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन इस पैकेट को खोल के इस तरह सजा के जिसने भी रखा था तो उसने एहसास दिलाया था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी हमारा तुम्हारे साथ ताल्लुक़ कायम है, हम अपनी मौजूदगी को इस तरह तुम्हें महसूस करा रहे हैं। वो कहता है, मेरे कुछ दोस्त, एक जगह थी, एक फैक्ट्री थी, एक इलाके का उन्होंने नाम बताया यूएई के अंदर, वहाँ पे हम काम करते थे, पैकिंग का काम था। उन्होंने हमें कहा था कि ये काम आप 12 घंटे में करें या फिर आप 2 घंटे में करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें ये सारी चीज़ पैकिंग चाहिए कि ये जितना सामान है एक रात के अंदर आपने इसको पैक करना है। ये आप पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, 12 घंटे का काम 10 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं, 8 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं। तो काम जब मुकम्मल हो गया तो उनकी तरफ से छुट्टी है। वो कहते हैं हमने उनके साथ पैसे डन कर लिए कि ठीक है, हम एक रात में ये पैक कर दिया करेंगे। वो कहता हम अक्सर ऐसा ही करते, रातों को दोस्त हम बैठते और वहाँ पे पैक करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता कि काम के बीच में ही काम छोड़ के हम डंडी मारते और निकल आते बाहर, सिगरेट पी लेते और फ्लैट पे चले जाते। तकरीबन कोई आधे घंटे का रास्ता था। कभी छुट्टी मारने का भी हमारा दिल करता तो हम यही करते थे। एक छोटी सी उसकी एक दीवार थी, वेयर हाउस ज़्यादातर वहाँ पे बने हुए थे लोगों के। जिस फैक्ट्री के अंदर हम काम करते थे उसकी एक दीवार बहुत छोटी थी। हम उस दीवार को फलांगते, दूसरी तरफ छलांग लगाते और तकरीबन एक आधे घंटे का सफ़र था। ये सफ़र तय करते हुए हम अपने फ्लैट पे पहुँच जाते। कभी कभी अक्सर ऐसा हम करते थे, क्योंकि हम छुट्टी तो कर लेते थे, इस तरह जल्दी निकल जाते थे, लेकिन हम अपना काम बाद में मुकम्मल कर लेते थे। बाजू का हफ्ते के लिए भी हमारा डन हो जाता था, ये काम हफ्ते के अंदर मुकम्मल करना है, महीने के अंदर मुकम्मल करना है। जिस जगह से हम गुजरते थे 2 रास्ते थे। अगर हम छलांग मार के दीवार कूद के आ रहे हैं, फिर हम शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जिस तरफ हम कूदते थे उस तरफ जो रास्ता था वहाँ सारे वेयर हाउस थे और वहाँ पे एक काफ़ी लंबी गली थी जो सुनसान और वीरान पड़ी रहती थी। कोई लाइट भी उसके अंदर नहीं थी। वो तकरीबन 12-14 फुट चौड़ी गली थी, एक भी उसके अंदर लाइट नहीं थी। वीरानी की वजह से उस गली के अंदर नीचे घास फूस जिस तरह उग आती है, छोटी छोटी झाड़ियाँ उग आती हैं, क्योंकि वीरानों के अंदर इनके वेयर हाउस हैं, पहाड़ों में, दुबई में, इस तरह काफ़ी जगहों पे हैं। दुबई उनके असल में एक शहर का नाम है, हम लोग वैसे उसको दुबई कहते हैं, यूएई। तो वो जो गली थी उससे डर भी लगता था। हम 2-3 लड़के भी जब इकट्ठे जाते तो हमें डर भी लगता था। वो सुनसान भी बहुत थी। लेकिन अगर हम छुट्टी करके जाते तो मेन गेट से, जहाँ से हम गुजर के जाते थे, उसी से वापस निकलते तो वो दूसरा रास्ता था, हम वहाँ से पहुँचते थे। वो 35-40 मिनट लग जाते थे। लेकिन अगर हम दीवार छलांग के छुप के फ्लैट की तरफ जाना है तो फिर इसी सुनसान गली से गुजर के हमें जाना होता था, जो हम कोशिश करते थे इससे ना ही गुजरें। एक डर सा लगा रहता था। यूएई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्नात के वाक़यात हैं। मैं ख़ुद भी वहाँ पे देख के आया हूँ, इन्वेस्टिगेशन भी करके आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, इकरा थी एक खातून, उन्होंने भी बहुत सारी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई भी थी। वहाँ की हुकूमत इजाज़त नहीं देती इन्वेस्टिगेशन की, वरना अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। जिस जगह पे ये लोग भी काम कर रहे थे वो भी काफ़ी वीरान इलाका था। इर्द गिर्द वेयर हाउस थे जो रात को बंद हो जाते थे। ये नाइट शिफ्ट में इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बाकी फैक्ट्रियाँ बंद होती थी। दिन को चहल पहल होती थी। इर्द गिर्द वीराना पहाड़, तो काफ़ी ये सुनसान और खौफनाक जगह हैं। एक दिन कहता है, मैं और मेरा दोस्त हम काम कर रहे थे। काम करते करते मेरे दोस्त ने कहा, यार क्या प्रोग्राम है, निकलें आज, दिल कर रहा है, ज़रा चलते हैं, फ्लैट पे चल के बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, आज काम करने को दिल नहीं चाह रहा, बहुत थक गया हूँ मैं भी। तो उस्मान कहता है, मैंने उसे कहा, हाँ यार क्या तो तू ठीक रहा है, काम मेरा भी आज दिल नहीं कर रहा, चल क्या खा ले, निकलें यहाँ से। कहता है चल यार निकलें। तकरीबन टाइम होगा कोई
12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। दोनों ने कहा चल यार उठ जा, चल निकलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। हम तरीके से उठे, इधर उधर देखा, क्योंकि उस दीवार को फलांगने के लिए भी हमें देखना होता था कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, क्योंकि अगर चौकीदार देख लेता तो मसला बन सकता था। रात का टाइम था, कुछ लड़के वहाँ पे काम कर रहे होते थे नाइट शिफ्ट के अंदर, ज़्यादातर दिन को काम होता था, नाइट को कोई कोई काम करता था, हम लोग नाइट को काम करते थे। एक ही चौकीदार था जो गेट पे बैठा होता था, क्योंकि हमने फुटना था, दीवार कूद के जाना था, इसलिए हम उस रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे चौकीदार की हमारे ऊपर निगाह ना पड़ सके। छुट्टी करके जाते तो हम मेन गेट से जाते, चौकीदार हमारे लिए गेट खोलता और हम जब चले जाते तो वो गेट बंद कर लेता। हमने इर्द गिर्द देखा तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, यानी चौकीदार या किसी की हमारे ऊपर निगाह नहीं पड़ी थी। आराम से हम चलते हुए सीधे उसी दीवार के पास आए। दीवार दोनों दोस्तों ने फलांगी और चल पड़े और हम उस गली के अंदर दाखिल हो गए, जो बहुत ही लंबी गली थी। जहाँ तक देखो वो लंबी गली ही गली थी और उसके अंदर अंधेरा घुप पड़ा होता था। जिस रात हम निकले थे चांद की चांदनी फुल फैली हुई थी। गली के अंदर तो कोई लाइट नहीं थी, लेकिन गली का दूसरा कोना भी हम इसलिए देख रहे थे, नज़र हमें आ रहा था कि चांद शायद 14वीं का चांद था, भरपूर चांदनी थी। वही झाड़ियाँ, वही छोटे छोटे दरख्त जो नीचे लगे हुए थे, वीरानी ही वीरानी। पता नहीं क्यों आज ये गली और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। हम दोनों दोस्त जैसे ही गली के अंदर दाखिल हुए, अभी थोड़ा ही चले थे कि सामने हमें एक लड़की खड़ी नजर आई, जो हमसे कुछ फासले पे खड़ी थी। उसने एक फ्रॉक सी पहन रखी थी, बहुत बारीक सी उसकी फ्रॉक थी, स्लीवलेस थी, बाजू उसके बग़ैर बाजू के, वो स्लीवलेस थी, बाजू उसके नहीं थे, और ऊपर भी एक बारीक सी एक तनी सी थी, और मतलब जैसे छोटे से कपड़े पहने होते हैं, उसने बहुत ही छोटे से कपड़े पहने थे। तो मैंने भी देखा, मेरे दोस्त ने भी देखा, तो हम चल पड़े। दोस्त ने कहा 1 मिनट रुक यार, ज़रा इससे बात करते हैं। मैंने कहा यार तेरा दिमाग ठीक है, रात का क्या टाइम हो रहा है, कौन है कौन नहीं, चल हम चलते हैं। यूएई में इस तरह के ड्रेस पहने लड़कियां अक्सर आपको रात को नज़र आती हैं, और वहाँ पे ये चीज़ अलाउ है हुकूमत की तरफ से, इशू नहीं है। रात को इस तरह के सीन नज़र आते हैं, और कोई इस तरह के वाहियात से कपड़े पहने हुए अगर लड़की आपको नज़र आए तो आप समझ जाते हैं ये गलत किस्म की औरत है। तो कहता है मैं नहीं जानता था मेरे दोस्त के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वो उससे बात करना चाहता था। तो एकदम से मुझे एहसास हुआ कि यार ये टाइम ठीक नहीं है, हमें उससे बात नहीं करना चाहिए, कोई 2 नंबर होगी, पता नहीं कौन है कौन नहीं, चल यार चलते हैं। उसने कहा रुक जा यार, बात तो करने दे, क्या पता इसको मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि ये वेयर हाउस भी सारे बंद हैं, गली सुलसाल पड़ी हुई है, ये इस वक्त रात को इधर क्यों खड़ी हुई है, तो ज़रा बात करने में क्या हर्ज है। अगर उसको मदद की ज़रूरत हुई हमारी, हम उसकी मदद करेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। मेरा दिल था हम उस तरफ ना जाएं, लेकिन वो मुझे घसीट रहा था, चल यार चलते हैं, 2 मिनट लगने में क्या हर्ज है, बात तो कर लें। जब उसने ये बात की कि यार शायद उसको कोई मदद की ज़रूरत ना हो, तो फिर मैं भी चल पड़ा। हाँ यार हो सकता है, अगर एक फ़ीमेल रात के इस पहर मौजूद है, वो अगर रात को किसी मिशन पे भी निकली है तो उसको शहरी आबादी की तरफ होना चाहिए था। इसे वीराने में खड़ी किस गाहक की तलाश में है, यहाँ पे उसको गाहक कहाँ से मिलेगा। खैर कहते हैं हमने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। हम चलते चलते जैसे उससे तकरीबन 15 से 20 कदम के फासले पे पहुँचे, यानी काफ़ी दूर थी और हमारी तरफ वो देख रही थी। 15 से 20 कदम के जैसे हम उसके फासले पे पहुँचे और हमने मज़ीद उसकी तरफ कदम बढ़ाए, तो जूं जूं हम कदम बढ़ाते जा रहे थे, वो जो लड़की एक जगह पे खड़ी हो रही थी, हम आगे बढ़ते जाते थे, फासला वही 15 से 20 कदम, फिर हम आगे चलते थे, फासला वही 15 से 20 कदम। और मैंने अपने दोस्त से कहा यार तुझे नहीं लग रहा हम जूं जूं आगे चल रहे हैं वो खड़ी हुई तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहे। तो दोस्त ने कहा हाँ यार मुझे भी लग रहा है कि हम जूं जूं चल रहे हैं, लगता है ये अभी सामने आ गई है, वो हिल भी नहीं रही, अपनी जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन हम जैसे उसके करीब पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो लगता है और दूर खड़ी है, बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आगे चलते हैं तो लगता है पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। वो कहते हैं इसी तरह हम चलते रहे। अगर 15 कदम के फासले पे खड़ी है, 6-7 कदम बढ़ा लिए तो फिर 10 कदम रह जाने चाहिए थे, लेकिन वो अभी भी 15 कदम के फासले पे खड़ी होती थी। 7-8 कदम फिर आगे बढ़े तो अभी भी वो 15 कदम पे फासले खड़ी थी। वो हम रुक गए एक जगह पे, ये क्या हो रहा है। वो चल भी नहीं रही, हिल भी नहीं रही, आगे की तरफ फासला बढ़ता जा रहा है।
अब जब दोनों रुक गए और एक दूसरे की तरफ देख के कहा, उसने कहा, ओए बात सुन, ये क्या हो रहा है? उसने कहा क्या? तो उसी लम्हे उन दोनों का ध्यान उस लड़की से हट गया और वो एक दूसरे की तरफ देख के बात करना शुरू हो गए कि यार ये तो दूर होती जा रही है हमसे। उसने कहा हाँ यार देख, अभी भी काफ़ी दूर है। और जैसे ही दोनों ने मुड़ के देखा तो उस सिमत, जिस सिमत वो लड़की खड़ी थी, अब वहां पे कोई भी नहीं था। लड़की किधर गई? साथ ही मुड़ के देखा तो दूसरी तरफ उस लड़की को खड़े पाया। उसने कहा ये खड़ी है यार, रात का टाइम है, शायद हमें नजर नहीं आ रहा। पहले वो 15 से 20 कदम के फासले पर खड़ी थी, इस सिमत उन्होंने मुड़ के देखा तो वो बिल्कुल उनके पास खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने उसकी तरफ मुड़े, कदम बढ़ाए, तो उसी लम्हे, इस वक्त क्योंकि वो पास थी, पहले दूर थी, वो नहीं देख सके थे, इसी लम्हे उन्होंने जैसे ही देखा ये खड़ी है सामने, अच्छा ये है, और उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो उनकी आंखों ने देखा उसके पांव ज़मीन को टच नहीं हो रहे थे, तकरीबन ज़मीन से 7-8 इंच ऊपर थे। यानी तकरीबन इतना फासला था ज़मीन से उसके पाँव का। वो पाँव ज़मीन पे टच करके नहीं खड़ी थी, वो हवा में खड़ी हुई थी। और वो जैसे जैसे उसके करीब जा रहे थे तो वो उड़ती हुई महसूस ऐसे होता था, वो अपनी जगह पे खड़ी है लेकिन क्योंकि उसके पाँव ज़मीन को टच नहीं हो रहे थे तो इस तरह उड़ती उड़ती आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही थी, उड़ती उड़ती आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही थी। वो जूं जूं आगे बढ़ रहे थे तो वो उड़ती उड़ती पीछे जा रही। तब उनको एहसास हुआ और एकदम से दिमाग में ख्याल से आया, अच्छा पहले भी जो 15-20 कदम के फासले पे थी, हम करीब जाते थे फिर भी वो दूर होती थी, हम और करीब जाते थे तो इसका मतलब है तब भी वो ज़मीन से ऊपर हवा में खड़ी उड़ रही थी और हमें चलती हुई महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई वो दूर जा रही थी। जैसे ही उनको एहसास हुआ कि वो उड़ रही है और पीछे की तरफ जा रही है तो वो एकदम से रुक गए। उसने कहा इसके पाँव ज़मीन को टच नहीं हो रहे, ये उड़ रही है। उसी लम्हे वो कहते हैं हमने उसी तरफ दोबारा देखा तो वहाँ जिस वक्त हम रुके थे वो हमारे सामने ही आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ उड़ती हुई जा रही थी। और जैसे हम रुके और एक दूसरे की तरफ देख के कहा इसके पाँव ज़मीन को टच नहीं हो रहे। उस खौफनाक सिचुएशन से हम जैसे ही वाकिफ हुए और उसकी तरफ मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब जब उन्होंने देखा उस तरफ कोई भी नहीं था, फिर मुड़ के दूसरी सिमत देखा, पहले की तरह इस सिमत ना आ गई हो तो अब इस सिमत में देखा तो उधर भी कोई नहीं था। फिर जल्दी से दोनों सिमत देखा, कहीं पे भी वो उस लड़की का कोई वजूद नहीं। चारों तरफ घूम के देखा तो कहीं पे भी जब वो लड़की नज़र नहीं आई तो दोनों ने कहा बस अब भागो, जितनी जल्दी भाग सकते हो, ये लड़की नहीं कोई चुड़ैल है। और वो कहते हैं फिर हमने मुड़ के नहीं देखना, जितनी तेज़ हम दोनों भाग सकते थे हम भागे 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 और हम अपने फ्लैट पे जाके पहुँचे। उसके बाद हमें बुखार हो गया, 2-3 दिन हम पड़े रहे, खौफज़दा रहे, लेकिन फिर हमने तौबा कर ली कि इस जगह से दोबारा हमने कभी भी नहीं गुज़रना, ये आखिरी दफ़ा था जो हमने यहाँ से गुज़रे हैं। वो कह रहे हैं मेरे साथ वाक़यात अभी भी हो रहे हैं। वो जो चाचा का घर है अभी भी वहाँ पे इसी तरह के जिन्नात के वाक़यात होते हैं। वो जो जिंदा पीर की वालदा साहबा थी जिनसे हम तवीज़ लेके आते थे, वो कह रहे हैं मैंने भी उसका तवीज़ काफ़ी अरसे तक बांधे रखा था, वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा था आपके घर में नेक मखलूक है और चाचा के घर में बुरी चीज़ें हैं। आज भी वहाँ पे खुशबू आती है, आज भी जुमेरात की जुमेरात चीज़ें वहाँ से गुज़रती हैं, वापस जाती हैं, उनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं, फिर चीज़ें मिल जाती हैं। चार्जिंग पे जिस तरह मैं मोबाइल लगाता था इधर से उधर हो जाता था, उनके घर में भी इस तरह की काफ़ी शरारतें होती हैं। जहाँ तक खुशबू की बात है, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ जो मेरा घर है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। कमरे में बैठे हैं तो एकदम से मैं बोल पड़ूंगा या बेगम कह पड़े, बेगम की आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, वो भी समझ जाती है, मैं भी समझ जाता हूँ। मैं बैठा काम कर रहा हूँ दूसरे कमरे में तो एकदम से बहुत तेज़ खुशबू आ जाएगी तो मैं समझ जाता हूँ क्या है, मैं बैठा रहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कम, कि बदबू आना शुरू हो जाती है। जैसे ही बदबू आती है तो मैं एकदम से छलांग मार के बिस्तर पे लेटा हूँ तो उठ के खड़ा हो जाऊँगा, काम कर रहा हूँ तो काम छोड़ देता हूँ, फिर मैं भागता हूँ और जल्दी से मैं पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ कि कोई बुरी चीज़ है जो घर के अंदर दाखिल हो गई है। हर वक्त दायरा कड़ा तो होता है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होता। तो क्योंकि मेरे काम इस तरह के हैं, रूहानियत से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे वज़ाइफ करने होते हैं, बहुत सारे लोगों का तोड़ करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को निकालता हूँ,
तो सुबह शाम मुझे दायरा कड़ा लगाना पड़ता है अपने घर को, और कभी कभी भूल भी जाता हूँ, तो इस तरह हो जाता है। ये थी आज की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी। आप भी मुझे अपनी कहानी भेज सकती हैं, आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। आप मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। वॉइस मैसेज अगर आप मुझे करेंगे तो एंड पे एक छोटा सा 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड का एक वॉइस मैसेज, कुछ भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, वो भी मैं कहानी में आप प्ले करके आपकी आवाज़ को सुना दूंगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़ आप लोगों ने जो भेजना है, एंड पे लिखना है, वो है STORY, स्टोरी। लाजमी आखिरी लफ्ज़ आपका स्टोरी होना चाहिए, STORY। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी कहानी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी। और आपने भेजना है मेरे इस व्हाट्सअप के नंबर पे +92, पाकिस्तान से बाहर वाले इसका यही पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +92 31366555500। पाकिस्तान से डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।